का नंबर लाना बहुत आसान काम है। लगभग 80% तक मार्क्स इसमें आसानी से आ जाते हैं, इतनी कोई विशेष समस्या नहीं है। यूजुअली इसमें 10 यूनिट्स हैं, उन्हीं 10 यूनिट्स में से एक यूनिट है टीचिंग एप्टीट्यूड, जो आज की कक्षा में हम लोग समझने वाले हैं। उसकी कुछ बेसिक्स बातें समझेंगे, फिर एक एक करके पूरा सिलेबस कवर करते जाएंगे, जिसमें चाहे वो डीआई का चैप्टर है, रीजनिंग का चैप्टर है, कंप्यूटर है, या टीचिंग और हायर एजुकेशन जैसे एनवायरनमेंट जैसे टॉपिक्स हैं। तो आपके लिए सबसे ज़्यादा जरूरी है कि आप ध्यान से, आराम से, एक एक करके सारी बातों को समझना। जहां कहीं पर भी आपको समस्या लगे कमेंट बॉक्स में अपने सुझाव जरूर देना, हम उस पर डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट क्लास में उसके बारे में पूरी डिटेल बातें करेंगे। चलिए शुरू करते हैं हम लोग। ये हमारा आज का टॉपिक है टीचिंग एप्टीट्यूड। इसमें हम ये समझने वाले हैं कि टीचिंग होती क्या है, टीचिंग के कितने टाइप्स होते हैं, टीचिंग का ऑब्जेक्टिव क्या है, टीचिंग के कैरेक्टरिस्टिक्स, फीचर्स या फिर उसकी क्वालिटीज़ क्या हैं, विशेषताएं क्या हैं, लेवल्स क्या होते हैं टीचिंग के। ये ऐसी बातें जहां से आपको सीधे प्रश्न मिलने वाले हैं आपके एग्जाम में। इसके लिए रत्ती भर भी इधर उधर भागने की जरूरत नहीं पड़ेगी। जो भी सबसे बेस्ट कंटेंट होगा, जो सबसे बेस्ट अवेलेबल कंटेंट रहा है या अवेलेबल है, जिस भी रूप में अवेलेबल, चाहे वो मार्केट में है, बुक फॉर्म्स में है, साइट्स पर अवेलेबल है, वो सब मैं आपके लिए आसानी से एक आसान भाषा में अवेलेबल कराने वाला हूँ। तो आपको इसके लिए घबराने की कोई आवश्यकता नहीं है। एक एक करके समझते हैं कि टीचिंग होती क्या है। देखिए, सबसे पहले टीचिंग की डेफिनेशन ही क्या है, एक बार इसको समझने की कोशिश कीजिएगा आप लोग। सबसे पहले हम यही समझेंगे कि टीचिंग की अगर डेफिनेशन की बात करें, द टीचिंग इज ए सोशल एंड एक्सटर्नल अप्रोच है। ये सोशल भी है और एक्सटर्नल अप्रोच होती है। ये सीधा सीधा प्रश्न इसी तरह आते हैं आपके एग्जाम में कि टीचिंग क्या है, सोशल अप्रोच है, पर्सनल अप्रोच है। तो टीचिंग तो सोशल अप्रोच है भाई। एक टीचर बहुत सारे लोगों को पढ़ाता है, समाज को कुछ नया ज्ञान देने की कोशिश करता है, तो एक सोशल अप्रोच का हिस्सा है। एक्सटर्नल अप्रोच है, क्योंकि इंटरनल इसलिए नहीं हो सकती क्योंकि टीचर स्वयं को नहीं पढ़ा रहा, बल्कि एक्सटर्नल स्टूडेंट्स को पढ़ा रहा है, तो एक्सटर्नल अप्रोच का हिस्सा है। थ्रू विच द टीचर मेक्स गुड यूज ऑफ हिज नॉलेज एंड बेनिफिट्स द स्टूडेंट्स। जैसे मैं आप लोगों से इंटरेक्ट कर रहा हूं, मैं आपको समझा रहा हूं, पढ़ा रहा हूं, तो जो मुझे नॉलेज है उस नॉलेज को मैं यूटिलाइज करके इस एजुकेशन को इम्पार्ट कर रहा हूं आप लोगों के लिए, इस एजुकेशन को आप तक पहुंचा रहा हूं। टीचर का यही तो काम है। और जो मैं काम कर रहा हूं आप लोगों को बातें समझाना, आसान भाषा में कठिन से कठिन कॉन्सेप्ट्स को एक्सप्लेन करके अच्छे उदाहरणों से आपको देना, ये सब क्या है, टीचिंग का हिस्सा है। तो ये जो हमारे और आपके बीच संवाद है, ये भी तो टीचिंग ही है। इसमें हम लोग क्या कर रहे हैं कि मैं अपनी नॉलेज का यूज करते हुए, जो मेरा अभी तक का एक्सपीरियंस और नॉलेज है उसका यूज करते हुए मैं आपको अवेलेबल करा रहा हूं बेस्ट कंटेंट। तो वही तो टीचिंग है। तो हिंदी में भी आप समझिएगा कि शिक्षण एक सामाजिक तथा बाहरी उपागम है, जिसके द्वारा शिक्षक अपने ज्ञान का सदुपयोग करते हुए विद्यार्थियों को लाभान्वित करता है, स्टूडेंट्स को, जिससे बेनिफिट्स मिलता है टीचर की एजुकेशन से, टीचर की नॉलेज से, टीचर के एक्सपीरियंस से। वो सब टीचिंग का पार्ट है। मेरे ख्याल से इतना मुश्किल नहीं रहा होगा ये समझना। आगे समझते हैं। एक कॉन्सेप्ट आता है टीचिंग एप्टीट्यूड में ही, लर्निंग का, या फिर जिसको हिंदी में बोलते हैं अधिगम। लर्निंग होता क्या है, साधारण समझे तो लर्निंग क्या है, एक प्रक्रिया है सीखने की। जो हम सीखते चल रहे हैं एक प्रक्रिया होती है, इसी को लर्निंग बोलते हैं। अधिगम वह प्रक्रिया है जिसमें एक व्यक्ति अपने आसपास के परिवेश से, चाहे वो परिवार है, चाहे वो मित्र हैं, या समाज है, या आपके टीचर हैं, उनसे कुछ ना कुछ निरंतर सीखता रहता है। देखो, होता क्या है, सीखने की प्रक्रिया हमारे बचपन के समय से शुरू हो जाती है। हम जब माता के सानिध्य में रहते हैं तब माता से लगातार बहुत कुछ सीखते आए हैं। अपने परिवार से बहुत सारी बातें सीखते हैं, बोलना सीखते हैं, इस समाज का हिस्सा बनना सीखते हैं। अच्छे और बुरे का जो हाव भाव है, कि अच्छे और बुरे में क्या विभेद कर पाना संभव है या नहीं, ये सारी बातें हम सीखते हैं। हम समाज से भी सीखते हैं कि परिवार के बाहर, जब बाहर की दुनिया से हम मिलते हैं वहां से भी सीखते हैं। दोस्तों के साथ रहते हैं, ग्रुप में रहते हैं, वहां से भी हम लोग सीखते हैं। तो एक ऐसा प्रोसेस है जो कभी खत्म नहीं होगा। जैसे कहा भी जाता है दैट लर्निंग इज अ लाइफ टाइम प्रोसेस। सीखना तो एक जीवन भर, एक जीवन पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया है। तो लर्निंग को शायद आप इस तरह समझ पाए कि लर्निंग सिर्फ टीचर से नहीं है। मैं आपको सिखा रहा हूं, इसका मतलब ये हो ही नहीं सकता कि सिर्फ मैं ही आपको सिखा रहा हूं। आप
अपने एनवायरनमेंट से चारों तरफ सीख रहे हैं। इस एनवायरनमेंट में जो आपके हाथ में फोन है ये भी उसी का हिस्सा है, ये भी तो उसी परिवेश का हिस्सा है जिसमें सोशल मीडिया है। आप व्हाट्सएप से, फेसबुक से, यूट्यूब से, इंस्टाग्राम से, चाहे वो अच्छा है या बुरा है, लेकिन आप सीख रहे हैं। स्पष्ट है इतनी बात। नेक्स्ट समझते हैं इंस्ट्रक्शंस या फिर अनुदेश के बारे में कि इंस्ट्रक्शंस क्या होते हैं। इंस्ट्रक्शन में सीधा सा मतलब तो ये समझ के चलिए, जब ऑर्डर देने की बात आ जाए, जब किसी से कोई कार्य करवाने के लिए किसी प्रकार का ऑर्डर दिया जा रहा है, वो भी एक तरह का इंस्ट्रक्शन है, दिशा निर्देश है या फिर अनुदेश है। तो इसमें होता क्या है कि अनुदेश के अंतर्गत निर्देश देने का कार्य होता है, निर्देश देने का कार्य होता है। इसके अंतर्गत जो चिंतन प्रक्रिया है उस पर ध्यान केंद्रित नहीं किया जाता, जो थॉट प्रोसेस है उस पर कोई ध्यान इस पर केंद्रित नहीं होता। अगर मैं आपको यह कहता हूं कि आपको आज शाम को बाजार जाकर यह सामान खरीद कर लाना है, XYZ कुछ भी, तो ये मेरी तरफ से इंस्ट्रक्शन है आपको। आप इसमें थॉट प्रोसेस ये नहीं अप्लाई करेंगे कि सामान की क्यों आवश्यकता पड़ी, आप इस सामान का क्या करने वाले हैं, इस सामान से आपको क्या फायदा होगा, क्या नुकसान होगा, ये सामान नहीं मिला तो क्या होना चाहिए, अधिक मात्रा में मिल गया तो क्या होना चाहिए, ये थॉट प्रोसेस इसमें नहीं आता। इंस्ट्रक्शन में जस्ट क्या है, जस्ट फॉलो द ऑर्डर्स। तो ये भी कई बार इसको भी यूटिलाइज टीचिंग एप्टीट्यूड में लाना पड़ता है कि बच्चों को समझाना पड़ता है कि जो इंस्ट्रक्शन आपको दिया जा रहा है आप उसको पूरी तरह से फॉलो करें। इसके अलावा जो हमारा नेक्स्ट पार्ट है वो है ट्रेनिंग या फिर प्रशिक्षण। ट्रेनिंग के दौरान होता क्या है बेटा, ध्यान से समझना। इस प्रक्रिया के दौरान किसी भी व्यक्ति के कौशल विकास अर्थात जो स्किल डेवलपमेंट है किसी भी व्यक्ति का, उस पर फोकस किया जाता है। आपने सुना होगा ट्रेनिंग के बारे में, आप अगर कांस्टेबल बनते हैं, मैं ये नहीं कह रहा आप बनने वाले हैं, मैं जानता हूं आप PhD के लिए तैयारी कर रहे हैं, असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए, एक उदाहरण के रूप में समझ लीजिए। आप अगर कांस्टेबल बनते हैं या फिर आप IAS अधिकारी बनते हैं, दोनों में ही आपको अंतिम रूप से उस पद पर नियुक्त करने से पहले एक ट्रेनिंग का हिस्सा बनना जरूरी है। वो जो ट्रेनिंग का हिस्सा आप बनते हैं उसकी जरूरत इसलिए है क्योंकि आप ज्वाइनिंग के बाद जो जो काम आपसे अपेक्षित हैं उन सब कामों में आप बेहतर कर पाएं, इसके लिए आपकी स्किल को बेहतर बनाना जरूरी है। और यही वजह है कि ट्रेनिंग में क्या किया जाता है कि किसी भी व्यक्ति के कौशल विकास पर फोकस किया जाता है। इसी प्रक्रिया को अनुशासित ड्रिल या डिसिप्लिन ड्रिल भी कहा जाता है, क्योंकि ये ड्रिलिंग ही तो है, एक तरह की ड्रिल होती है भाई। आर्मी की ट्रेनिंग में ड्रिल अपने आप में एक शब्दावली का यूज होता है जिसमें क्या होता है, सारी फिजिकल जो ट्रेनिंग होती है, जो फिजिकल जितने मेजरमेंट्स होते हैं, फिजिकल जितने ऑब्स्टेकल्स होते हैं, उन सबको एक सही नियत समय के अनुसार पूरा करना होता है। उससे क्या होगा कि लोगों के अंदर, उन रंगरूटों के अंदर जो नए नए ट्रेनी है, एक अनुशासन की भावना पैदा होनी चाहिए। तो ट्रेनिंग क्या है, ट्रेनिंग एक ऐसी प्रक्रिया है जिससे आपकी स्किल का डेवलपमेंट होता है। ट्रेनिंग को डिसिप्लिन ड्रिल या फिर अनुशासित ड्रिल भी कहते हैं, ये याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है। एग्जाम में ऐसे ऐसे शब्द सीधे सीधे पूछे जाते हैं, अगर आप इन पर थोड़ा सा भी ध्यान देंगे तो बहुत आसान लगने लग जाएगा। यही इतना मुश्किल थोड़े ना है भाई। जब सभी लोग सिलेक्शन ले रहे हैं, जब सभी लोग अच्छा स्कोर कर रहे हैं, ऐसे कितने बच्चे हैं जो नेट और JRF हर बार पास कर रहे हैं, तो ऐसा नहीं है कि कोई बहुत मुश्किल काम है, आप भी कर लोगे। बस अंतर इसी बात को लेकर तो है कि आप भी उतना ही अनुशासित ड्रिल का यूज करें। आपको भी डिसिप्लिन ड्रिल में आना चाहिए, आपको भी कुछ घंटे पढ़ना चाहिए, आपको भी कुछ मॉक टेस्ट लगाने चाहिए। स्पष्ट है यहां तक? चलिए नेक्स्ट बात करते हैं, कोग्निटिव लर्निंग या संज्ञानात्मक की बात करते हैं। संज्ञानात्मक होता है जो चिंतन का विषय जो है वो केंद्र बिंदु होता है। आपको याद होगा अभी कुछ समय पहले मैंने ये कहा था कि इंस्ट्रक्शन में चिंतन पर कोई फोकस नहीं करना, दिमाग नहीं लगाना है, जो भी ऑर्डर मिला उसको फॉलो करना है। कोग्निटिव ऐसा नहीं है। कोग्निटिव में क्या है कि संज्ञानात्मक ज्ञान के दौरान चिंतन का विषय केंद्र बिंदु होता है। यहां पर सोचना, समझना और मानसिक जो एक्सरसाइज है उस पर ज्यादा ध्यान दिया जाता है। कुछ ऐसे विषय जो गूढ़ विषय होते हैं, चाहे वो साइंस के हैं, चाहे वो मैथ है, चाहे वो मानविकी के, ह्यूमैनिटी के सब्जेक्ट हैं, वहां पर आपका चिंतन बहुत ज्यादा जरूरी है।
आपको यह जानना जरूरी है कि अगर गांधी जी नहीं होते तो देश कैसे आजाद होता। आप अगर इस पर चिंतन कर पाते हैं तो आप कोग्निटिव काम कर रहे हैं, संज्ञानात्मक कर रहे हैं। आप अगर ये सोच पाते हैं कि भारत सरकार के द्वारा चलाए जाने वाले स्वच्छ भारत अभियान को हम 10 साल पहले चला लेते तो क्या प्रभाव पड़ सकते थे, या यही प्लान 10 साल लेट चलता तो क्या प्रभाव पड़ सकते थे, ये एक चिंतन के विषय हैं। ऐसे ही जब आप अपने पेपर्स पढ़ते हैं, जैसे कि मैं पॉलिटिकल साइंस का पीएचडी स्कॉलर हूं, अगर मैं चिंतन की बात करूं तो मैं ये चिंतन का विषय होगा कि प्लेटो और सुकरात के जो विचार हैं वो कहां कहां मैच नहीं कर पाते और कहां कर पा रहे हैं। सुकरात के दिए हुए सिद्धांत आज के समय में सोसाइटी को कैसे लाभ पहुंचा रहे हैं, ये सारे काम किस में आएंगे, कोग्निटिव लर्निंग में। यहां पर इसके बारे में लिखा हुआ है, इसको मैं चेंज करवा दूंगा बाद में, कोग्निटिव को, यहां कोग्निटिव ही आएगा। ड्यूरिंग कोग्निटिव नॉलेज द सब्जेक्ट ऑफ कंटेम्पलेशन इज द फोकस पॉइंट। इसको थोड़ा सा मैं चेंज कराऊंगा। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड डायरेक्टली रिलेटेड टू मेंटल और ब्रेन। यह एक ऐसी प्रक्रिया है जो सीधे रूप में किससे जुड़ी हुई है, दिमाग अथवा मानसिक से संबंधित है। तो अगर मैं आपसे यह कहूं कि इंस्ट्रक्शन और कोग्निटिव जस्ट अलग अलग चीजें हैं, इंस्ट्रक्शन में दिमाग नहीं लगाना और कोग्निटिव में माइंड प्रोसेस, ब्रेन एक्टिविटी का ही हिस्सा है। स्पष्ट है यहां तक? चलिए नेक्स्ट बात करते हैं अफेक्टिव लर्निंग। अफेक्टिव क्या होता है, भावनात्मक क्या होता है? यह व्यक्ति अथवा विद्यार्थी की भावनाओं से संबंधित होता है, जो आपके इमोशंस हैं। यहां इमोशंस की बात आती है। कोग्निटिव में आपके ब्रेन की बात आती है कि ब्रेन तार्किक बातें समझाता है आपको क्या होना चाहिए क्या नहीं। और लेकिन यहां पर क्या समझते हैं, भावनाओं से संबंधित। इट एम्फेसाइजेस ऑन टॉपिक्स रिलेटेड टू इमोशंस ऑफ द पर्सन और स्टूडेंट। जब आपकी भावनाएं जो होती हैं उनके बारे में बात होने लग जाए, कि आपके किसी निजी संबंधी के बारे में अगर कुछ गलत हो जाए, चाहे वो किसी भी तरह की ना होने जैसी घटना हो जाए, अनएक्सपेक्टेड कोई इंसिडेंट हो जाए, तो वो जो इमोशंस इधर उधर ऊपर नीचे होने वाले हैं, ये सब किसका हिस्सा है, ये अफेक्टिव का हिस्सा है, ये भावनात्मक का। जहां से हिंदी में अगर याद रखेंगे तो और आसान है। भावनात्मक मतलब जहां भावों की बात होती है, जहां इमोशंस की बात होती है। एक और है, इसको याद रख लेना, साइकोमोटर, या जिसको हिंदी में क्रियात्मक कहा जाता है। साइकोमोटर एक ऐसा प्रोसेस है जो किससे रिलेटेड है, निर्णय लेने से। मान लो कि अभी आप इस कक्षा को देख रहे हैं और अब आपको निर्णय लेना है कि इसी टीचर की कक्षाओं को देख करके एग्जाम पास किया जा सकता है। ये जो आपका ब्रेन इस समय काम कर रहा है, ये साइकोमोटर एक्टिविटी है। आपको पढ़ना चाहिए या नहीं पढ़ना चाहिए, इसी टीचर से पढ़ना है या नहीं पढ़ना है, इसके बारे में डिसीजन लेना है, जजमेंट पर आना है, दैट इज एक्टिविटी ऑफ साइकोमोटर। टीचिंग एप्टीट्यूड में ये सारी चीजें एक टीचर के द्वारा अपने स्टूडेंट्स को सिखाई जाती हैं। विषम परिस्थितियों में विशेष अलग अलग समय के अनुसार, विशेष समय काल के अनुसार आपको कौन कौन से फैसले लेने चाहिए, कैसे फैसले लेने चाहिए, फैसले लेते वक्त किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, ये सारी बातें किसका हिस्सा होंगी, साइकोमोटर का। मेरे ख्याल से यहां तक कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए। टीचिंग एप्टीट्यूड की सबसे इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस हैं जो अभी तक हमने समझी, जिसमें हमने क्या क्या समझा, हमने डेफिनेशन समझी। डेफिनेशन के बाद हमने समझा लर्निंग होती क्या है, लाइफ टाइम प्रोसेस है, आप अपने आसपास के एनवायरनमेंट से हमेशा सीखते रहते हैं। हमने इंस्ट्रक्शंस के बारे में बात की, जहां दिमाग नहीं लगाना, सिर्फ ऑर्डर्स को फॉलो करना है। हमने इसके अलावा समझा कि ट्रेनिंग क्या होता है, जो आपकी स्किल है उसका डेवलपमेंट किया जाता है, और ये जो स्किल डेवलपमेंट का प्रोसेस है, इसी को अनुशासित ड्रिल या फिर इसी को डिसिप्लिन ड्रिल भी कहते हैं। नेक्स्ट कोग्निटिव, इंस्ट्रक्शन का जस्ट उल्टा, अभी समझे थे, इंस्ट्रक्शन में दिमाग नहीं लगाना, यहां पर क्या है, दिमाग लगाने की बात होती है। कोग्निटिव में क्या है, मानसिक या फिर दिमाग से संबंधित है। अफेक्टिव में इमोशंस की बात होती है, भावनाओं की बात होती है। और इसके अलावा जो हमारा साइकोमोटर है, साइकोमोटर में हमने ये समझा था कि आपको कैसे निर्णय लेने में सक्षम बनना है, इसके लिए टीचर आपको समझाने की कोशिश करते हैं। भाई ये भी तो एक लर्निंग प्रोसेस है ना। आप क्लास में आए,
आपने क्लास में आकर टीचर से सीखना शुरू किया, तो इस सीखने में टीचर आपको बहुत सारी बातें सिखाते हैं, जिसमें आपकी स्किल का डेवलपमेंट भी होता है, जिसमें आपको यह भी बताया जाता है कि इमोशंस पर कैसे कंट्रोल करना है, जिसमें आपको यह भी समझाया जाता है कि आपको कैसे डिसीजन लेने हैं। तो ये सारी बातें किस में आएंगी? साइकोमोटर में। मेरे ख्याल से यहां तक आप लोगों को समझ आ गया होगा। आगे चलते हैं। नेक्स्ट है शिक्षण के टाइप्स या टाइप्स ऑफ टीचिंग होता क्या है, इसे बेटा ध्यान से समझना। अब वो बातें शुरू हो रही हैं जो आपके एग्जाम में 1000 बार आ जाती हैं। आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर उठाकर देखना। सबसे अच्छा तरीका कि आप सही पढ़ रहे हैं या नहीं पढ़ रहे, उसका एक ही तरीका है, आप कम से कम प्रीवियस ईयर के कम से कम 5 साल के पेपर तो जरूर देखो। आप कोई भी एग्जाम दे रहे हो, मैं जानता हूं आप लोग जो इस वीडियो को देख रहे हैं वो नेट जीआरएफ की तैयारी के अलावा हो सकता है किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी में भी इन्वॉल्व हो, चाहे वो आप आईएएस पीसीएस की तैयारी कर रहे हैं, चाहे आप किसी स्टेट की बाकी एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं, आप सीजीएल जैसे एसएससी जैसी ऑर्गेनाइजेशन की तैयारी कर रहे हैं जिसमें जुड़ने के लिए कोई एग्जाम पास करना है। इन सब में ही एक ही तरीका है सक्सेस का कि आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को एनालाइज कीजिए। इससे 2 फायदे होंगे। एक तो आपको यह पता चल जाएगा कि आपको किस विषय को कितनी गहराई तक पढ़ना है, एक आपको यह पता चल जाएगा कि जिस कंटेंट को आप पढ़ रहे हैं, चाहे वो किताब है या टीचर है, कि उनका पढ़ाया हुआ कितना रिलीवेंट है आपके लिए, कितना ज्यादा आपके लिए प्रासंगिक है। ये जानना भी तो जरूरी है ना। तो इसको समझना कि टाइप्स ऑफ टीचिंग में क्या होता है। टीचिंग के 2 टाइप होते हैं, एक होता है फॉर्मल टीचिंग और एक होता है जो बाद में आएगा इनफॉर्मल टीचिंग, औपचारिक तथा अनौपचारिक शिक्षण। इसमें होता क्या है, यह एक पूर्व नियोजित शिक्षण प्रक्रिया है। इसमें पहले से फिक्स कर लिया जाता है कि आपको क्या समझाना है। जैसे मैं अभी आपको समझा रहा हूं, यह फॉर्मल टीचिंग का हिस्सा है। क्यों? क्योंकि मैंने पहले से पीपीटी तैयार की हुई है, पहले से कंटेंट तैयार किया है, तो फिक्स है चीजें कि मैं आपको क्या समझाऊंगा। ये पूर्व नियोजित है, प्री प्लान्ड है। ये इसको बोलते हैं फॉर्मल टीचिंग, कि जिसमें सारी चीजें पहले से फिक्स कर ली जाती हैं। इसी फॉर्मल टीचिंग को संकुचित शिक्षण भी कहते हैं, इसको याद रखना। अर्थात औपचारिक शिक्षण को संकुचित शिक्षण भी कहा जाता है। अर्थात फॉर्मल जो टीचिंग है, फॉर्मल टीचिंग को इसको एक कॉन्ट्रैक्टेड टीचिंग भी कहा जाता है, जो संकुचित शिक्षण होता है। इसके उदाहरण से आप आसानी से समझ जाएंगे। जैसे कि स्कूल में टीचर आपको मानकर चलिए मैथ पढ़ाने वाले हैं, तो टीचर का पहले से ही प्लान है कि आपको अलजेब्रा या ट्रिग्नोमेट्री का कौन सा चैप्टर पढ़ाना है और किस स्तर पर पढ़ाना है। यह क्या है? प्री प्लान्ड टीचिंग का पार्ट है कि आपने पहले से। कॉलेज में भी ऐसा ही होता है या किसी भी एजुकेशनल इंस्टीट्यूट हो उसमें भी ऐसा ही होता है। लेकिन जो इनफॉर्मल टीचिंग होती है, अनौपचारिक शिक्षा होती है, ये एक व्यापक शिक्षण भी कहलाती है। वो संकुचित थी, नैरो थी। क्यों? क्योंकि उसमें एक ही विषय के आसपास ही घूमना है। जैसे मैं अभी आपको समझा रहा हूं, मेरी मजबूरी है आपसे इस समय बातें करते हुए कि मैं पेपर फर्स्ट के आसपास ही रहूं, इधर उधर ना जाऊं। क्यों? उससे समस्या हो जाएगी, क्योंकि आपको यही एग्जाम पास करना है। अगर अभी मैं आपको जीवन का ज्ञान समझाने लगूं तो भी तो समस्या है ना। आपको बताने लग जाऊं कि क्या सच है जीवन में, क्या सत्य है, क्या मोक्ष है, क्या लेकर आए थे, क्या लेकर जाओगे, ये सब क्या होगा? ये व्यापक टीचिंग का हिस्सा बन सकता है। लेकिन यहां पर इनफॉर्मल टीचिंग में क्या होता है, सॉरी फॉर्मल टीचिंग में क्या होता है, फॉर्मल टीचिंग में हम लोग स्टिक होते हैं एक ही टॉपिक के आसपास। इनफॉर्मल टीचिंग में यही व्यापक हो जाता है, अर्थात इसका दायरा बढ़ जाता है। ये ज्यादा बड़े स्तर पर समझने की बात है। इस प्रक्रिया में होता क्या है कि जीवन पर्यंत चलने वाला एक प्रक्रिया है। टीचिंग भी तो जीवन पर्यंत होती है। माताजी आज भी हमें सिखा रही हैं, सही गलत का ज्ञान दे रही हैं। पिताजी आज भी समझाते हैं। गांव के बड़े बूढ़े बुजुर्ग आज भी अपनी बातें बताते हैं। सीनियर्स आज भी अपने अनुभव शेयर करते हैं। समाज आज भी कुछ ना कुछ हमें सिखा रहा है। दोस्तों से हर बार धोखा खाने के बाद कुछ ना कुछ सीखने को मिल रहा है। ये सब क्या है? लर्निंग प्रोसेस है और हमेशा चलता रहेगा। तो ये क्या है कि एक ऐसा जीवन पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया, अर्थात कि व्यक्ति इसमें क्या करता है, संपूर्ण जीवन काल तक सीखता ही रहता है। जैसे मैं आपको समझा रहा हूं, पढ़ा रहा हूं, इसका मतलब यह नहीं कि मेरा प्रोसेस ही खत्म हो गया, ऐसा नहीं है। मैं जब तक जिंदा रहूंगा तब तक कुछ ना कुछ सीखता रहूंगा। ये एक वाइड डेफिनेशन है, एक व्यापक डेफिनेशन है। इसीलिए इसको बोला जाता है अनौपचारिक या फिर इनफॉर्मल टीचिंग। इसका उदाहरण आप देखेंगे परिवार।
रोज कुछ ना कुछ सिखा देते हैं। मित्र इतना अच्छा सिखाते हैं कि पैसा लेकर नहीं देंगे वापस, तब आप सीखते हैं आसानी से विश्वास नहीं करना। और समाज तो पीछे ही पड़ा है कि बेरोजगार नहीं रहना है। ये सब क्या है? लर्निंग प्रोसेस है। तो टीचिंग के दो हिस्से हैं, हमने ये समझा। एक फॉर्मल टीचिंग जिसमें पहले से फिक्स होता है कि सिर्फ इतना ही पढ़ाया जाना है, लेकिन इनफॉर्मल टीचिंग का जो दायरा है वो बहुत बड़ा है। उस दायरे में समाज भी उसका हिस्सा है सिखाने में, दोस्त भी उसका हिस्सा है, परिवार भी उसका हिस्सा है, परिवेश भी उसका हिस्सा है। जैसे लर्निंग था वही इसमें लगभग बातें आती हैं। इसके अलावा आपको यह समझना है कि ऑब्जेक्टिव्स ऑफ टीचिंग क्या होते हैं, अर्थात जो शिक्षण है उसके उद्देश्य क्या हैं। आप इसमें एक एक करके समझिए। विद्यार्थी में अपेक्षित परिवर्तन लाना। जो मैं आपको पढ़ा रहा हूं इसमें भी ये इंटेंशन होता है कि आपके व्यवहार में कुछ ऐसा परिवर्तन आ जाए कि आप अच्छे से पढ़ाई करने लग जाए, आपका मैच्योरिटी लेवल बढ़ जाए, आपका सही गलत को पहचानने के बारे में जो आपका दिमाग की जागरूकता वो पहले की तुलना में और ज्यादा इंक्रीज हो जाए। ये सब क्या होगा? इस सब को हम क्या मानकर चलेंगे कि ये ऑब्जेक्टिव है समझाने का, टीचर का। ज्ञान हासिल करना टीचर के लिए 2 पॉइंट से जरूरी है। इसको ऐसे समझना कि टीचिंग अगर मैं आपको समझा रहा हूं और इस पूरी क्लास के बाद आपको कुछ भी ऐसी बात नहीं मिलती है जो आपके लाइफ में आपके एग्जाम में काम आए, तो ये सारा वेस्ट हो जाएगा। तो जो आपके लिए नॉलेज है वो इंपॉर्टेंट है, इसके लिए तो ज्ञान हासिल करना भी जरूरी है। आचरण तथा व्यवहार को सकारात्मक आकार देना। आपका जो बिहेवियर है, आपका जो कंडक्ट है, आपका जो कैरेक्टर है, अगर इसमें मैं पॉजिटिव बदलाव ला सकता हूं तो मेरी टीचिंग सक्सेसफुल है। और अगर मैं ये नहीं ला पाया तो ये भी तो फेलियर है ना। अगर किसी समाज में अपराध बढ़ता जा रहा है तो जर्मनी के फिलोसफर्स के अनुसार तो उनका यह भी मानना है कि अगर किसी समाज में अपराध बढ़ता है तो यह मानकर चलिए कि वहां पर टीचर्स अपने काम को ठीक से नहीं कर पा रहे। वो बात इसी से तो संबंधित है कि पॉजिटिव, यहां पर लिखा होगा पॉजिटिव चेंज लाना है आपके कंडक्ट में और आपके बिहेवियर में। नेक्स्ट है विश्वास का गठन करना। टीचिंग से मैं आप लोगों को ऐसा बना पाऊं कि आप फेथ करें इस सिस्टम पर जिसका आप हिस्सा हैं, आप फेथ करें उस प्रोसेस पर कि मेहनत करके सिलेक्शन होता है, आप फेथ करें अपने आप पर। ये सारी बातें क्या है कि आप खुद पर विश्वास करना सीखें, समाज पर विश्वास करना सीखें, इस प्रक्रिया पर विश्वास करें जिसमें मेहनत का परिणाम हमेशा अच्छा होता है। ये सब क्या है? मेरा इंटेंशन होना चाहिए, उद्देश्य होना चाहिए कि मैं आपको ऐसा बना पाऊं। नेक्स्ट है छात्रों के सीखने के कौशल में सुधार करना। आपको याद होगा कि मैंने आपको ट्रेनिंग जो समझाया था कुछ समय पहले वो लगभग ऐसा ही था कि अगर आपको कोई एक विषय आता है लेकिन उससे संबंधित दूसरा विषय नहीं आता, मान लीजिए कि आपको अंग्रेजी आती है और गणित नहीं आता, तो टीचर की जिम्मेदारी है कि गणित के प्रति आपका इंटरेस्ट या रुचि का उसमें विकास करे और उसको सोल्व करने के लिए आपके कौशल्य का या फिर आपकी स्किल का डेवलपमेंट करे। यही तो होता है भाई। हम पढ़ाई कर क्यों रहे? मेन इंटेंशन जो है पढ़ने का, इस शिक्षा का मेन इंटेंशन क्या है कि एज ए ह्यूमन बीइंग हमारी ग्रोथ होनी चाहिए, हम लोग ग्रोथ करें। तो ये उसी का एक पार्ट है। समाज को एक अच्छा नागरिक उपलब्ध कराना। याद है अभी कुछ देर पहले मैंने बोला कि अगर किसी समाज में अपराधीकरण बढ़ जाता है, क्रिमिनल एक्टिविटीज इंक्रीज हो जाती हैं, तो उसको लेकर समस्या क्या है कि हम समाज को एक अच्छा नागरिक नहीं दे पा रहे। तो फेलियर किसकी मानी जा रही है कि हमारा एजुकेशन सिस्टम शायद वैसा नहीं रहा। स्पष्ट है यहां तक? तो ये हमारे ऑब्जेक्टिव्स ऑफ टीचिंग्स हैं। आप एक बार इनको ध्यान से देख लेना। चाहे तो मैं हट जाता हूं, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, इसका स्क्रीनशॉट ले लेना। इसका मैं पीडीएफ भी अवेलेबल करा दूंगा जैसे ही हम लोग किसी टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ेंगे जल्दी ही, और इसको एक बार ध्यान से समझना। नेक्स्ट बात करते हैं इसके बाद कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ टीचिंग या शिक्षण की विशेषताएं क्या हैं। शिक्षण एक ऐसी प्रक्रिया है जो तार्किक है, अर्थात एक लॉजिकल प्रोसेस है। यहां पर अंधभक्ति भाव पूजा नहीं होती। यहां पर अगर सेब नीचे गिरता है तो यहां पर टीचर एक्सप्लेन करना है कि सेब जो नीचे गिरा तो ग्रेविटी के कारण गिरा, और ग्रेविटी होती क्या है, ये तर्क होना चाहिए। तो टीचिंग एक तार्किक प्रक्रिया है जहां पर स्टूडेंट्स को इस रूप में समझदार बनाया जाता है कि वो प्रश्न और उत्तर जो होते हैं उनके बीच में आपस में संवाद करते हुए ज्यादा से ज्यादा सीख पाए। आपने सुकरात जी का नाम सुना होगा। उनका यही कहना था
कि किसी भी विषय को समझाने का सबसे अच्छा तरीका यह है कि आप बच्चों के साथ उसके बारे में डिस्कस करें, उनसे बच्चों को प्रेरित करें, स्टूडेंट्स को, कि वो प्रश्न पूछें। और जब वो प्रश्न पूछेंगे, नए नए प्रश्न उनके दिमाग में आएंगे, तो उनसे मोटिवेट करें कि उन प्रश्नों का खुद से जवाब भी देने की कोशिश करें। और जब उनका जवाब मिल जाए, उसके बाद शिक्षक को करना चाहिए कि वो खुद से जवाब देकर वो सारे कन्फ्यूजन दूर करे जो उन छात्रों के दिमाग में है। तो ये जो क्वेश्चन और आंसर का सेशन होता है, इसकी जो सबसे पुरानी सोच है वो सुकरात जी की थी, जिनको सोक्रेट्स कहा जाता है, यूनान के रहने वाले थे जो। तो तार्किक प्रक्रिया है। अच्छा, जटिल प्रक्रिया इसलिए है, कॉम्प्लेक्स इसलिए है शिक्षण कि कई बार कुछ कठिन बातें भी समझनी पड़ जाती हैं, चाहे वो रोबोटिक्स जैसी बातें हैं, टीचर को समझानी है, चाहे वो एरोडायनामिक्स जैसी बातें हैं, चाहे वो कंप्यूटर साइंस जैसी बातें हैं, चाहे वो मैथमेटिक्स हैं, और हो सकता है आपको अपने ह्यूमैनिटी सब्जेक्ट में कुछ चीजें कॉम्प्लेक्स लगे। तो टीचिंग एक ऐसी प्रक्रिया है कि कॉम्प्लेक्स से गुजरते हुए सिंपल होती जाती है। मैं आपको समझा रहा हूं तो हो सकता है ये बातें आपको शुरू में मुश्किल लगे, आप एक या दो बार रिवीजन करेंगे, ये आसान हो जाएगा। एक कॉम्प्लेक्स एक प्रोसेस का भी हिस्सा है। शिक्षण एक उद्देश्यपूर्ण प्रक्रिया है, इसका एक पर्पज है। साधारण सी बात है भाई, मैं आकर पढ़ा रहा हूं, इसका पर्पज ही तो है। एक पर्पज ये है कि मैं आपको वो नॉलेज दे पाऊं जो इतने सालों में मैंने गेन की है, जिससे मुझे लाभ मिला है मेरी लाइफ में, जिसके बारे में मैं जाना जाता हूं, बच्चों को पढ़ाता रहा हूं, ऑफलाइन इतना ज्यादा पढ़ाता हूं मैं बच्चों को, उनको बहुत सारा बेनिफिट्स मिला है। मैं चाहता हूं ऑनलाइन भी आप लोगों को बेनिफिट्स मिले। तो मेरा पर्पज तो क्या है कि मेरा ज्ञान आप तक पहुंचे। दूसरा पर्पज टीचिंग का क्या होना चाहिए कि जो मैं समझाना चाहता हूं वो आसान भाषा में, आसान शब्दों में, आसान उदाहरणों से आपके सामने आ जाए, तो समस्या खत्म हो जाएगी। नेक्स्ट है, शिक्षण एक विकासात्मक प्रक्रिया है, ये डेवलपमेंटल प्रोसेस है। इसमें याद रखना, जब एक टीचर स्टूडेंट्स को पढ़ाता है तो केवल स्टूडेंट्स का ही ग्रोथ नहीं होता, टीचर का भी ग्रोथ होता है। जो टीचर अपने आप को यह मान ले कि मुझे सब कुछ आता है, इसका मतलब इतना है सिर्फ कि उस टीचर को पढ़ाना छोड़ देना चाहिए, क्योंकि अब वो समाज के लिए खतरा हो चुका है। हाँ, सुनने में अजीब लगेगा लेकिन सच बात है। टीचर लाइफ टाइम एक ऐसा प्रोसेस है टीचर के लिए कि पूरे जीवन सीखना है और बेहतर से बेहतर सीखकर अपने बच्चों को समझाना है, स्टूडेंट्स को समझाना है। तो ये क्या है, एक डेवलपमेंटल प्रोसेस है। शिक्षण सक्रिय तथा निष्क्रिय दोनों प्रकार का हो सकता है। सक्रिय ये है जो मैं आपको पढ़ा रहा हूं, टीचिंग। निष्क्रिय ये हो सकती है टीचिंग कि मैं आपको नोट्स अवेलेबल करा दूं, आप उसको देख ले। तो वहां आप एक तरफा एक्टिव रहेंगे, लेकिन यहां हम दोनों तरफा एक्टिव हैं। मोटिवेशन या प्रेरणात्मक है, जहां पर मोटिवेशन दिया जाता है, बार बार मैं अब आपको बहुत सारी बड़ी बड़ी बातें समझाने लग जाऊं। हिटलर ने ये कहा था, देश के लिए मर मिटो, मैं कहने लग जाऊं सुकरात ने ये कहा था, अपने सिद्धांतों के लिए मर जाओ, मैकियावेली ने ये कहा था कि मरने से पहले दूसरे को मार दो। ये सब बातों का मतलब नहीं है, लेकिन है क्या कि जिस बच्चे को आवश्यकता है, जो पढ़ने में कमजोर है, उसकी कमियों का पता करके उसे मोटिवेट करना टीचर का एक ड्यूटी, कर्तव्य है, उसे करना चाहिए। शिक्षण आमने सामने की प्रक्रिया है, हाँ ये बात सही है, लेकिन आजकल डिजिटल युग में क्या हुआ, मैं आपके आमने सामने सिर्फ एक डिवाइस की वजह से हूं। हम लोग क्या है, डिवाइस के हैं, तो अभी भी आमने सामने, पर डिवाइस की वजह से हैं। लेकिन ये जो कॉन्सेप्ट चला आ रहा है उस समय से चला रहा है जब ये कोरोना से पहले वाली स्थितियां थी, सब ऑफलाइन क्लासेस चलती थी। तो मैं मैक्सिमम टाइम तो बच्चों को ऑफलाइन ही पढ़ाता हूं ज्यादातर, लेकिन अभी जो मैं आपसे जुड़ रहा हूं तो ये ऑनलाइन प्रोसेस है। लेकिन इसमें भी हम आमने सामने, आप मुझे देख पा रहे हैं, आप मुझे सुन पा रहे हैं, हो सकता है मेरी समझाई बातों को समझ भी पा रहे हो सकता है इनको समझने के बाद नेट जेआरएफ भी क्वालिफाई कर लें, हो सकता है उसके बाद मेरे पास मिठाई का डब्बा भी भेज दें। ये सब क्या है, आमने सामने का एक प्रोसेस है समझने का। नेक्स्ट है, शिक्षण विज्ञान के साथ साथ कला भी है। विज्ञान इस सेंस में है क्योंकि टेक्निकल बातें होती हैं, उनसे अलग नहीं हटना, और कला इस सेंस में है कि पढ़ाने का तरीका अच्छा होना चाहिए। अगर पढ़ाने का तरीका अच्छा नहीं है तो बच्चों को समस्या आने लग जाएगी, वो बोर होने लग जाएंगे, उनका इंटरेस्ट विषय में खत्म हो जाएगा। तो टीचर को अच्छे उदाहरणों से समझाना चाहिए। ये क्या है, शिक्षण विज्ञान के साथ साथ कला भी है। नेक्स्ट एक और बात समझिएगा, लेवल्स ऑफ टीचिंग, जो शिक्षण के स्तर क्या होते हैं, इसको मैं एक आपको डायग्राम से समझाना चाह रहा हूं। एक डायग्राम से समझिएगा इसके बारे में। ये एक पिरामिड डायग्राम मान लीजिए, इसके हम लोग मान लेते 3 स्तर हैं।
3 स्तर हैं, इन 3 स्तर पे समझना है। एक स्तर जो सबसे बेसिक स्तर होता है, मेरे ख्याल से पेन बदल लेना चाहिए मुझे। जो सबसे बेसिक स्तर होता है इसे कहा जाता है मेमोरी लेवल। मेमोरी लेवल। और जो सबसे ऊपर का स्तर होता है इसे कहा जाता है रिफ्लेक्टिव। हिंदी में मैंने लिखा हुआ है, आप देखिएगा, परेशान मत होइएगा। मैंने हिंदी में भी लिखा हुआ है यहां पे कि मेमोरी लेवल को बोलते हैं स्मृति स्तर। स्मृति स्तर में होता क्या है, तथ्यों के रटने पर फोकस किया जाता है, अर्थात ये सबसे बेसिक लेवल है। यहां पर बच्चों को रटवाया जाता है। इसमें बच्चों को नॉलेज के साथ साथ इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कराई जाती है। और यहां पर क्या होता है, शिक्षण विषय केंद्रित होता है, एक ही सब्जेक्ट के इर्द गिर्द सारी बातें होती हैं। इसका मतलब यह है कि कुछ बेसिक बातें हैं उनकी जानकारी बच्चों को देंगे, उससे रिलेटेड फैक्ट्स को रटवाएंगे और उसी के आसपास बातें करेंगे। उससे ज्यादा इधर उधर की बच्चों ने अगर बातें की तो उनको क्या करते हैं टीचर, कि मुर्गा बन जाओ। तो जो मुर्गा बन जाओ है, ये वही है कि टीचर इसी लेवल पर अड़े हुए हैं कि बाहर की बातें नहीं पूछनी है, वही पूछो जो मैंने बताया बस। तो यहां पर रटने की प्रक्रिया है, ज्ञान या सूचना अर्थात मेमोराइज करना, इंफॉर्मेशन और लर्निंग की बात है, और सब्जेक्ट सेंट्रिक है कि जो सब्जेक्ट है उसी के बारे में बात होगी। नेक्स्ट एक लेवल आता है अंडरस्टैंडिंग लेवल। अच्छा, तीसरा इसको भी लिख लीजिएगा, समझ लीजिए। अंडरस्टैंडिंग लेवल, अवबोध स्तर बोला जाता है इसको। अंडरस्टैंडिंग लेवल में है क्या बेटा, ध्यान से समझना। मेमोरी लेवल सबसे बेसिक लेवल है सीखने का। इससे ऊपर थोड़ा सा बढ़ते हैं तो अंडरस्टैंडिंग लेवल आ जाता है कि यहां पर आपने फैक्ट्स को सिर्फ रटा था, यहां पर आप फैक्ट्स को अडॉप्ट कर लेते हैं, आत्मसात कर लेते हैं, लेकिन यहां फैक्ट के बारे में आप तर्क वितर्क करने लग जाते हैं। ध्यान से सुनना, ये वो स्तर है जो छोटे बच्चों को सिखाया जाता है। ये वो स्तर है जो उनसे ज्यादा बड़ी कक्षा 10-12वीं कक्षा तक के बच्चों को सिखाया जाता है। ये हायर एजुकेशन में काम आता है कि यहां पर तर्क वितर्क की बातें आने लग जाती हैं। तो आपको मैं समझा रहा हूं कि पिरामिड में इस तरह से होता है कि एक बेस लेवल होता है, ये नेक्स्ट लेवल होता है, और ये सबसे एडवांस लेवल होता है रिफ्लेक्टिव। इसके बारे में मैंने लिखा हुआ है आपकी पीपीटी में, समझिएगा कैसे। जो अंडरस्टैंडिंग लेवल है इसमें होता क्या है कि एनालाइज किया जाता है फैक्ट्स को मीनिंगफुली। वहां पर पहले स्तर में फैक्ट्स को रट रहे थे, यहां पर हम क्या कर रहे हैं, एनालाइज कर रहे हैं कि ये फैक्ट सही है या गलत है, इसके बारे में कुछ तो विश्लेषण करें। तथ्यों के मध्य संबंधों को भी समझा जाता है कि अगर मान लो, संबंध कैसे समझना तथ्यों में, मैं मान लो मैं कहता हूं आपसे कि लौटता हुआ मानसून विशेष रूप से सर्दियों के मौसम में आता है, तो आपके लिए फैक्ट है कि सर्दी में आता है, लेकिन आप समझे सर्दी में ही क्यों आता है, यह भी तो पता होना चाहिए। आपको पता होना चाहिए भूमध्य सागर का भारत की जलवायु पर क्या प्रभाव है, क्या ऐसा वहां क्या घटना घटती है जिससे भारत में बरसात उस समय ज्यादा हो जाती है। यह क्या है कि फैक्ट्स के बारे में समझने की बात है। यहां पर क्या है, छात्रों का बौद्धिक व्यवहार विकसित किया जाता है, जो इंटेलेक्चुअल बिहेवियर है इसको बेहतर बनाया जाता है, पहले की तुलना में थोड़ा सा अच्छा किया जाता है। और यहां पर क्या, तथ्यों को समझकर क्या किया जाता है, आत्मसात किया जाता है। जो मैंने समझाया मेमोरी लेवल पर रटा जाता है, अंडरस्टैंडिंग लेवल पर क्या है, उनको एडॉप्ट कर लेते हैं, आत्मसात कर लेते हैं। अर्थात मेमोरी लेवल का थोड़ा सा अपर लेवल जो है वो अंडरस्टैंडिंग लेवल है। लेकिन इनका जो सबसे ऊपर का लेवल है वो होता है रिफ्लेक्टिव लेवल या फिर चिंतन स्तर, जिसको हम मानते हैं कि हायर एजुकेशन में टीचर को बच्चों को समझाने में जिन बातों का ध्यान रखना चाहिए वो रिफ्लेक्टिव लेवल की होनी चाहिए। जैसे समस्या के समाधान की बात करना, बच्चों को सिर्फ ये नहीं समझाना स्टूडेंट्स को कि समस्या क्या है। जैसे देश में गरीबी है और मैं आपको बता दूं कि देश में 12% गरीबी है या 22% गरीबी है या 42% गरीबी है, ये मेमोरी लेवल की बात हुई कि फैक्ट की बात हुई। दूसरे लेवल में इसी गरीबी के बारे में कुछ बातें ये समझाई जाए कि भारत में गरीबी की वजह क्या क्या है। लेकिन तीसरा लेवल जो है अंडरस्टैंडिंग के बाद, ये बात पर डिस्कशन होना चाहिए कि भारत में गरीबी है, ये हमें पता है, इसको कैसे दूर किया जाए, देश के प्रत्येक नागरिक का विकास कैसे किया जाए, देश का ही विकास कैसे किया जाए। तो ये
हाई लेवल की बात होनी चाहिए। इसको हम बोलते हैं रिफ्लेक्टिव लेवल। तथ्यों को हम गहराई से समझते हैं। गहराई से समझने का मतलब है अगर इतने प्रतिशत गरीबी है तो वजह क्या है, इतने प्रतिशत लोगों के पास साधन क्यों नहीं है अपनी जीविका का निर्वहन करने के लिए, अपनी लाइवलीहुड का सरवाइव करने के लिए, क्यों उनके पास जरूरी जो चीजें हैं रोटी, कपड़ा, मकान, शिक्षा और स्वास्थ्य, ये 5 बेसिक चीजें क्यों नहीं है। ये सब कहां पर डिस्कस होना चाहिए, रिफ्लेक्टिव लेवल पर। और साथ साथ यहां पर आलोचनात्मक सोच को भी डेवलप किया जाए कि आपने एक थ्योरी या कॉन्सेप्ट समझा, उसको समझने के बाद आपने उसको आत्मसात भी कर लिया, लेकिन उस पर भी सवाल उठाने का अधिकार आप पर हो। वो इसलिए होना चाहिए कि जब तक आप सवाल नहीं उठाएंगे, उसकी आलोचना नहीं करेंगे, तब तक आप उसका दूसरा एक एक्सप्लेनेशन ढूंढ ही नहीं पाएंगे। तो जब आप दूसरी एक्सप्लेनेशन ढूंढने की कोशिश करेंगे, जैसे कि न्यूटन ने बताया कि सेब नीचे गिरता है ग्रेविटी के कारण, तो अब आप इस पर भी आलोचना कर सकते हैं कि सेब जो नीचे गिर रहा है ग्रेविटी के कारण, ये ग्रेविटी किस फोर्स से काम कर रही है, चंद्रमा पर कैसे काम करती है, चंद्रमा वाली यहां क्यों नहीं काम करती है, हमारी ग्रेविटी का 1/6 भाग ही चंद्रमा पर क्यों लागू होता है। ये सारा चिंतन का विषय है जिस पर आपको रिसर्च करनी चाहिए। ये हायर एजुकेशन का टॉपिक है। कुल मिलाकर अभी तक मैंने जो बातें आपको समझाई, मैं एक बार आपको बता रहा हूं कि मैंने सबसे पहले आपको यह समझाया कि टीचिंग होती क्या है। टीचिंग में हमने ये समझा लर्निंग क्या है, इंस्ट्रक्शन क्या है, कॉग्निटिव क्या है, अफेक्टिव क्या है, साइकोमोटर क्या है, इनके बारे में एक एक डेफिनेशन मैंने दी भी हुई है, आपको समझाया भी। हमने टाइप्स ऑफ टीचिंग भी समझा। हमने ये समझने का प्रयास किया कि फॉर्मल टीचिंग क्या होती है, इनफॉर्मल टीचिंग क्या होती है। हमने टीचिंग के ऑब्जेक्टिव भी समझे और उसकी विशेषताएं भी समझी। अब हम टीचिंग के लेवल्स के बारे में बात कर रहे थे, जो 3 लेवल की बात होती है। मेमोरी लेवल जो सबसे बेसिक है, उससे जो थोड़ा अपर लेवल की बात है अंडरस्टैंडिंग लेवल, और सबसे हाई लेवल की बात है जहां पर आपके ब्रेन में हमेशा चिंतन की बात होनी चाहिए, आप उसके बारे में एनालाइज करना शुरू करें। इसको बोलते हैं हम रिफ्लेक्टिव लेवल। आज की कक्षा में मैं जानता हूं कि बहुत ज्यादा मात्रा में एक ही कक्षा में प्रोवाइड कराने से समस्या यह है कि उसको एब्जॉर्व करना शायद मुश्किल हो जाए, लेकिन फिर भी मैं उम्मीद करता हूं आपको ये सेशन, ये इनिशिएटिव, ये कक्षा सब पसंद आया होगा। फिर भी अगर आपके कोई भी सुझाव हैं, चाहे वो किसी विशेष टॉपिक के बारे में है, चाहे कोई विशेष डाउट्स किसी एक सेक्शन के बारे में है, आप निसंदेह होकर मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर उसके बारे में टाइप कीजिएगा, कमेंट में अपने सवाल छोड़िएगा। नेक्स्ट कक्षा में उन सब के बारे में डिस्कस करेंगे। टीचिंग एप्टीट्यूड अभी खत्म नहीं हुआ है, अभी इसकी कम से कम 2 से 3 कक्षाएं और होंगी, एक एक करके हम समझते चलेंगे। इसको मैं विश्वास दिलाता हूं आप लोगों को कि इसको पूरा कर लेने के बाद आपका एक भी प्रश्न किसी भी स्थिति में गलत नहीं होने वाला, क्योंकि खास बात यह है यूजीसी की कि उन्होंने सिलेबस फिक्स किया हुआ है और उस फिक्स सिलेबस से ही प्रश्न आते हैं। बस अंतर यह है कि क्या आप उस सिलेबस को उतनी आसान भाषा में अच्छे से आत्मसात कर पाते हैं या नहीं। मतलब वही है कि अंडरस्टैंडिंग लेवल तक आए या नहीं, और अगर अंडरस्टैंडिंग लेवल तक आ गए तो अच्छी बात है, क्योंकि रिफ्लेक्टिव लेवल पे आप पीएचडी अपने आप करने लग जाएंगे। तो ये सारी चीजें हमने इसमें समझी। मैं उम्मीद करता हूं इस सेशन आपको जरूर पसंद आया होगा। फिर भी आपको कोई भी समस्या, किसी भी तरह के डाउट रहते हैं तो जरूर निसंदेह किसी भी बिना निसंकोच मुझसे जरूर पूछेगा। तब तक के लिए नमस्कार। विश यू वेरी ऑल द बेस्ट। नेक्स्ट कक्षा में मिलते हैं। विश यू